28 सीटों के उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दमोह से कांग्रेस के विधायक राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले राहुल लोधी ने विधानसभा पहुंचकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। रामेश्वर शर्मा को इस्तीफा सौंपने के बाद राहुल लोधी सीधे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद पूरी कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अभी भी सौदेबाजी की राजनीति कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है। उपचुनाव के सियासी रण में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब युवा मतदाताओं के हाथ में है। 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में इस बार करीब 40 लाख से ज्यादा युवा मतदाता हैं, तो वहीं इस बार करीब 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो कि पहली बार इस उपचुनाव में वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। उपचुनाव के सियासी रण में प्रत्याशियों की जीत और हार में अब इन युवा मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जो भी प्रत्याशी युवा मतदाताओं के भरोसे को जीतने में कामयाब होगा, जीत के साथ ही उम्मीदवारों के चुनावी नैया भी आसानी से पार हो सकेगी। एमपी में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में उम्मीदवारों की जीत हार अब युवा मतदाताओं के हाथ में है। 28 सीटों पर करीब 40 लाख से ज्यादा युवा मतदाता हैं, तो वहीं उपचुनाव में 18 से 19 साल के वोटरों की संख्या 1,51,681 से ज्यादा है। यानी उपचुनाव में पहली बार 1.5 लाख से ज्यादा युवा मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। प्रत्याशियों की जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले युवा मतदाताओं को लुभाने में अब कांग्रेस, भाजपा के साथ ही तमाम दूसरी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। इस बार उपचुनाव वाले क्षेत्रों में 4,13,000 से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जिन्होंने किसी भी एक पार्टी का पूरे 5 साल का कार्यकाल ही नहीं देखा है। जीत के लिए हर पार्टी की नजर अब युवा वोटर्स पर है। 40 लाख से ज्यादा युवा मतदाता जिस भी पार्टी की तरफ रुख करेंगे, उस पार्टी की जीत आसान हो सकेगी। युवा मतदाताओं के साथ ही 28 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या 60,85,000 से ज्यादा है। उपचुनाव के सियासी रण में जीत के लिए प्रत्याशी और दूसरी पार्टियां इन युवा मतदाताओं को साधने की जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, क्योंकि जो भी पार्टी और प्रत्याशी इन युवा मतदाताओं को साधने में कामयाब रहेगा, विधानसभा की दहलीज तक पहुंचने में उन सभी प्रत्याशियों को आसानी होगी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में से 6 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं जो खुद अपने लिए मतदान नहीं कर सकेंगे। सुर्खी, सांवेर, बड़ा मलहरा, मुंगावली, भांडेर और बमोरी सीट से जो प्रत्याशी मैदान में है, वो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता न होने के चलते खुद अपने लिए मत नहीं डाल सकेंगे। उपचुनाव के सियासी रण में 28 में से 6 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं जो अपनी ही विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। इनमें सुर्खी, सांवेर, बड़ा मलहरा, मुंगावली, बमोरी और भांडेर विधानसभा क्षेत्र पर उतरे प्रत्याशी हैं जो इन सीटों पर खुद के लिए अब वोट नहीं डाल सकेंगे। सागर से भाजपा उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू सागर विधानसभा क्षेत्र से हैं। इसी के चलते दोनों ही उम्मीदवार सुर्खी विधानसभा सीट पर अपने लिए वोट नहीं डाल सकेंगे। सांवेर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट और कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद्र गुड्डू इंदौर विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। ऐसे में ये दोनों ही प्रत्याशी सांवेर विधानसभा सीट पर यानी अपने लिए वोट नहीं डाल सकेंगे। बड़ा मलहरा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी दमोह जिले के हिंडौरिया के निवासी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती टीकमगढ़ जिले की निवासी हैं। ऐसे में दोनों ही उम्मीदवार बड़ा मलहरा सीट पर अपने लिए वोट नहीं डाल सकेंगे। बमोरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया और कांग्रेस प्रत्याशी केएल अग्रवाल गुना विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। दोनों ही प्रत्याशियों का बमोरी की मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा है। ऐसे में ये दोनों प्रत्याशी भी बमोरी विधानसभा सीट में अपने लिए मतदान नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस बार 6 सीटों पर इस बात को लेकर मुकाबला दिलचस्प है कि 6 प्रत्याशी अपनी ही सीट पर खुद के लिए वोट नहीं डाल सकेंगे। ऐसे में ये देखना होगा कि उपचुनाव के रण में मतदाता इन बाहरी प्रत्याशियों पर कितना मेहरबान होते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगरौली की ऊषा दुबे की आज अपने मन की बात कार्यक्रम में जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने यहां तक कहा कि अगर पढ़ाने की ललक हो तो सिंगरौली जिले की ऊषा दुबे से सीखना चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में मिली इस तारीफ के बाद ऊषा दुबे बेहद खुश और उत्साहित हैं। असल में सिंगरौली जिले की रहने वाली ऊषा दुबे हर्रई गांव के एक मिडिल स्कूल में अध्यापक पद पर तैनात हैं।
लॉकडाउन और इस कोरोना संक्रमण के दौरान उनके स्कूल के बच्चे जिनको वो लगातार से कई सालों से पढ़ा रही हैं, वो पढ़ाई में पिछड़े नहीं, इसके लिए उषा दुबे ने एक अनोखा तरीका निकाला। अपनी स्कूटी पर उषा दुबे अपने किताबों की एक पूरी लाइब्रेरी लेकर के बच्चों के घर घर तक पहुंच रही थी और गांव में जाकर के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही थी। उनकी इसी प्रयास का असर है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की है। इसके अलावा इस मामले में उषा दुबे का ये भी कहना है कि अगर पूरा काम ईमानदारी और पूरी निष्ठा से किया जाए तो तारीफ निश्चित तौर पे होती है। और इस तरह से सभी शिक्षक अगर इसी तरह से पढ़ाना स्कूल में शुरू कर दें तो निश्चित तौर पे जो सरकारी स्कूल का जो एक सिस्टम है, जिसको ये कहा जाता है कि बिगड़ा हुआ सिस्टम है, सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, इस जो भावना है, इस भावना से ऊपर उठा जा सकता है। बैतूल के जिला जेल में 21 अक्टूबर के दिन 2 बंदियों ने एसिड पीकर आत्महत्या का प्रयास किया था। इनमें से एक बंदी की आज भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। इन दोनों बंदियों के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें उन्होंने जेल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें प्रताड़ित करने से लेकर खराब भोजन देने जैसे मामले शामिल थे। लेकिन गंभीर बात यह है कि इस मामले में अब तक कोई जांच नहीं हुई है और जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं वही इस मामले में जांच कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बंदी की मौत के बाद उच्च स्तर पर इस मामले की क्या जांच होती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। दशहरे को लेकर रावण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब देखना है कि रंग बिरंगे रावण यहां पर सजकर तैयार हो चुके हैं और कलाकारों ने इन्हें बना भी दिया है। हर साइज, हर कैटेगरी के रावण यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए भी छोटे छोटे रावण बना दिए गए हैं, जिन्हें छोटे बच्चों के भीम रावण कह सकते हैं, और साथ ही बड़े रावण जो अन्य दशहरों पर ले जाकर लोग अपने जो है कि दशहरे का पर्व मना सकते हैं। हालांकि सबसे अच्छी बात यह भी है कि कोरोना के चलते लोग अगर पेमेंट किसी कारण से उनका कैश नहीं कर पाते हैं तो वो उन्हें डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं। रावण बनाने वाले तमाम कलाकार हैं भोपाल के बांसखेड़ी इलाके के। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग साइज़ के रावण बना दिए और कई रावण अभी और भी बनकर तैयार होने हैं। हालांकि कुछ लोग आज भी दशहरे का पर्व मनाएंगे और बाकी जो कह सकते हैं कि बाकी रावण बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हालांकि कुछ लोग सांकेतिक रूप से दशहरा मना रहे हैं, इसलिए रावणों की हाइट भी इस पर कोरोना के चलते कम रखी गई है। लोग कम संख्या में पहुंचेंगे, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। मगर छोटे बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं क्रेज रहता है, तो उनके लिए ज़्यादातर छोटे रावण बाजार में आ चुके हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मिनी से मिनी रावण भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लोग बुराई का जो प्रतीक है इस रावण को जलाकर कहीं ना कहीं श्री राम के आगमन का जो एक दशहरा पर्व है उसे मनाने की तैयारी करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रावणों को यहाँ पर बना दिया गया है और इस इलाके में यहाँ पर एक कारीगर हैं सारे, इन्होंने इन रावणों का निर्माण किया है। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप कैश पेमेंट नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें डिजिटल पेमेंट देकर इन रावण को अपने घर ले जा सकते हैं। और ये कलाकार हैं, इन कलाकारों ने मिलकर इन रावणों को नया नया रूप दिया है, नया नया आकार दिया है। और आज शाम से लेकर कल तक 2 दिन दशहरा मनाया जाएगा। कुछ लोग आज दशहरे का पर्व मनाएंगे और कुछ लोग कल इन रावण का दहन करेंगे। तो कह सकते हैं कि अब दशहरा जो है पूरी तैयारी उसकी हो चुकी है और रावणों को यहाँ पर ले जाकर जलाने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते त्योहारों का स्वरूप बदल गया है। वही कारण है कि दशहरे पर शहर में बड़े बड़े जो रावण जलाए जाते थे उनका आयोजन नहीं हो रहा है, इसलिए छोटे छोटे रावण की दुकानें शहर के कई चौराहों पर लगाई गई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे रावणों को बेचा जा रहा है। लोग आ रहे हैं और इन रावणों को ले जाकर अपने घरों पर ये रावण जलाएंगे, क्योंकि बड़े आयोजन न होने से वो वहाँ पर शामिल नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे जो हैं उनमें खासा उत्साह है इस दशहरे को लेकर, लेकिन कोरोना महामारी का भी ख्याल रखना है, इसलिए सरकार ने, प्रशासन ने जो रावण दहन के बड़े बड़े जो आयोजन होते थे उन पर रोक लगा रखी है। साथ ही जो 121 फीट तक के जो रावण जलाए जाते थे उनकी ऊंचाई भी 21 फीट तक कर दी है। हालांकि जो रावण हैं वो यहाँ पर बिक जरूर रहे हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। 400 से लेकर 2500 तक इन रावणों की कीमत है। और जो ये देख सकते हैं आप जो पुतले हैं, ये साल भर पुतले बनाते हैं, इनसे इनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन इस साल इनका धंधा भी मंदा दिखाई दे रहा है। दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत के त्यौहार के रूप में देखा जाता है और यही वजह है कि जगह जगह पर रावण दहन किया जाता था, रावण के पुतले का दहन किया जाता था। उसके जरिए ये एक तरह से रावण जो है वो बुराई का प्रतीक माना जाता है और उसके दहन करके ये हर साल
इस बात को लेकर कहा जाता है कि अच्छाई की जीत होती ही है। राजधानी रायपुर में हर साल दशहरे का उत्सव जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार जो है वो दशहरा फीका है। रायपुर का ये बास्टाल है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रावण के जो पुतले हैं वो बनाए जाते थे। छोटे छोटे रावण के पुतले भी बनाए जाते थे, लेकिन चूंकि इस बार गली मोहल्लों में भी जिस तरीके से रावण हर साल जलाए जाते थे वैसे नहीं जला रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते कई सारी गाइडलाइंस का पालन करना है, भीड़ इकट्ठी नहीं करना है और संक्रमण से बचाव के लिए थोड़ा नियम भी सख्त बनाया गया। ये वजह है कि बांसटाल में भी आप देख सकते हैं कि गिनती के जो रावण के पुतले हैं वो बनाए जा रहे हैं। इन लोगों ने इनको एक उम्मीद थी कि लॉकडाउन के चलते जो काम बिके, लेकिन लॉकडाउन के चलते जो काम रुक गया था, अब कम से कम दशहरे में जो है वो रावण के पुतलों को बेचकर खर्च निकाल लेंगे। और हर साल यही होता था कि बांसटाल में करीबन 50-60 साल बहुत लंबे समय से कई लोगों के पूर्वज यहाँ पर बनाते थे, उनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर रावण के पुतले बनाते आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बनाते थे। और यहाँ पर जब वो रावण बनाते थे और बेचते थे, उसके बाद में वो दिवाली का उत्सव बहुत अच्छा मना पाते थे, क्योंकि इसी के खर्चे से वो अपने दिवाली का त्यौहार मनाते थे। लेकिन इस बार दशहरा इतना सुना है तो उनका कहना है कि दिवाली में जो है उनके घरों में वो उतनी खुशी से दीप नहीं जला पाएंगे। और उनका कहना है कि कोविड-19 का संक्रमण चल रहा था, उसके चलते बाकी के काम तो नहीं हो पाए, जो ठेले खोमचे वो चलाते थे उसमें भी कमाई नहीं हो पाई। रावण के पुतले बेचकर जो एक तरह से वो अपना खर्च निकालते थे, एक उम्मीद बनी हुई थी, वो भी उम्मीद इस बार टूटी है। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में जो रावण दहन होता है वो हर साल जो है पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहता था, लेकिन इस साल चूँकि कोविड को जो 19 है, कोरोना का जो संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में इस बार करीबन 50 साल की परंपरा बदलेगी और सिर्फ रावण जो है वो उसका दहन किया जाएगा। 100 फीट का रावण जो बनाया जाता था, आप देख सकते हैं कि केवल 10 फीट का रावण जो है वो तैयार किया जा रहा है। और मेघनाद और कुंभकर्ण जो साथ में उनके पुतले का दहन किया जाता था, वो पुतले नहीं बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक औपचारिकता बस जो निभाते हुए सब दशहरे का उत्सव मनाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हर साल दशहरे के 1 महीने पहले से ही लोग देखने के लिए आते थे कि किस तरीके से रावण का जो पुतला है वो बनाया जा रहा है, मेघनाद कुंभकर्ण के पुतले कैसे बनाए जा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कल दशहरा है और किस तरीके से एक छोटी सी जगह पे ये 10 फीट का रावण तैयार किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में बॉलीवुड के कई बार कलाकारों को बुलाया जाता था, अलग अलग राज्यों से कलाकारों को बुलाया जाता था। आतिशबाजी जो यहाँ की होती थी वो लोगों के लिए खासतौर पर आकर्षण का केंद्र होती थी। करीबन 2-2 घंटे तक के लोग इस आतिशबाजी को देखने के लिए इंतज़ार करते थे, खड़े होते थे। आसपास पीछे से जो ट्रेनें चलती थी उसे वो रोक दी जाती थी। बात करें तो दशहरे का जो त्यौहार होता है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का होता है। कोरोना का जो संक्रमण काल चल रहा है उसमें ये ज़रूरी है कि हम अच्छाई दिखाएं, और ये अच्छाई यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, प्रॉपर मास्क लगाएं। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो भीड़ न बढ़ाएं, और बहुत सारी परंपराओं को समय के साथ में तोड़ना पड़ता है, और दशहरे के साथ भी ये ज़रूरी है ताकि अगला दशहरा हम ठीक से मना सकें। शारदीय नवरात्र का आज आखिरी दिन है और आज ही के दिन लोग विजयदशमी भी मना रहे हैं। ऐसे में वर्षों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा इस बार जिले में टूटते नजर आ रहा है। दरअसल असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में वर्षों से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार नगर पालिका सूरजपुर के स्टेडियम ग्राउंड में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। जहां कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने रावण दहन कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाते हुए केवल 10 फीट का पुतला दहन करने की अनुमति दी है, जिसे लेकर समिति आयोजक भी इस बार के रावण दहन कार्यक्रम को स्थगित कर दिए हैं और 20 से 25 सदस्यों के साथ औपचारिकता निभाते हुए रावण दहन करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि इस साल के नवरात्र में दुर्गा पूजा आयोजकों के लिए पूजा करना किसी चुनौती से कम नहीं था, जहां प्रशासन के द्वारा कोरोना संक्रमण रोकने के मद्देनजर आयोजकों के लिए कई सख्त नियम जारी किए गए थे, जिसके वजह से पूजा पंडाल और मंदिरें पूरी तरह से सुनसान नजर आ रही थी। बहरहाल वर्षों से चले आ रही रावण दहन की परंपरा इस कोरोना काल में टूटते नजर आ रही है और लोगों के चेहरे में मायूसी। पर कोरोना का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने ये व्यवस्था कर ली है कि किसी तरह से भीड़ इकट्ठा ना हो, दशहरे के बहाने लोग जो है जमावड़ा ना हो, दुकानें भी ज़्यादा ना लगे। इसको लेकर जो है 2 दिन से तैयारी चल रही है। पुलिस प्रशासन को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि चौक चौराहों पर किसी तरह से भीड़ इकट्ठा ना हो, दुकानें आसपास ना लगाई जाए। और सबसे खास बात यह है कि इस साल जो है बाहरी जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी हैं, बाहरी जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। वो जो है दशहरे के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन ये
आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा ना हो किसी भी बहाने, और शहर के ही लोग जो हैं जो प्रतिदिन यहाँ दुकानें लगाते हैं, जो ठेले वाले हैं, गुमटी वाले हैं, चाट की दुकानें हैं, वही दुकानें जो हैं शहर में लगेंगी। इसमें भी एक कंडीशनल ये लगा दिया गया है कि जो शाम 6 बजे के बाद से ये दुकानें भी बंद हो जाएंगी। किसी तरह से कोई दुकान शाम 6 बजे के बाद से नहीं खुलेंगी। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि भीड़ किसी तरह से इकट्ठा ना हो। दशहरे के बहाने त्यौहार है, त्यौहार मनाने में किसी तरह से मना ही नहीं है, पर लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना होगा और 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। इसी के चलते जो है प्रशासन ने पूरे शहर में शाम 6 बजे के बाद से दुकानों को लगाने की अनुमति नहीं दी है। भीड़ कम रहे इसका प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी इसमें पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे ड्यूटी लगाई गई है ताकि लोग जो है बाहरी लोग हैं वो यहाँ ना आ सके, किसी तरह से भीड़ इकट्ठा ना हो। तो कुल मिलाकर जो है कोरोना का असर जो है इस बार दशहरे के त्यौहार पर साफ तौर पर